नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, कोई 11 साल पुरानी है। प्रदेश है राजस्थान, जिला है जयपुर। हुआ कुछ यूं कि 19 सितंबर 2014 को राजस्थान के जयपुर शहर में एक घटना घटी। वैशाली नगर के चित्रकूट इलाके में एक ज्वेलर का परिवार रहता था। उस दिन रात में सड़कें सूनी थीं, सब कुछ सामान्य था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस के वाहन गश्त कर रहे थे। वैशाली नगर पुलिस थाने की पुलिस जीप भी रात करीब 1:30 बजे राजधानी के पौष इलाके में गश्त कर रही थी। इसी बीच में वहाँ एक घटना घट रही थी। 19 सितंबर को आने वाले खतरे से बेखबर एक पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। बदमाश बगल के खाली प्लॉट से कूदकर मकान के भीतर पहुंचे। रसोई की खिड़की की ग्रिल में लगे स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से खोलकर उस ग्रिल को बाहर कर दिया। रात करीब 2:30 बजे बदमाश घर में दाखिल हो गए। घर पर ज्वेलर, उसकी पत्नी, एक बेटा फर्स्ट फ्लोर पर और ज्वेलर के पिता और दूसरा बेटा ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे। बदमाश चूंकि किचन के रास्ते से दाखिल हुए, फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए और उन्होंने ज्वेलर के पिता को नींद से जगाकर धमकाया। ज्वेलर के बुजुर्ग पिता को एक चद्दर में लपेट दिया और उस चद्दर का एक टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ और पैर कसकर बांध दिए। पैर को इतना कस कर बांधा कि उनके पैर की हड्डी भी टूट गई। उसके बाद उन्होंने घर की तलाशी ली और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। पिता को बांध दिया था और बड़े बेटे को अपने साथ लेकर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए। बदमाश ज्वेलर के बेडरूम में पहुंचे। ज्वेलर ने बदमाशों का विरोध किया तो उसे चाकू और हाथ में जो भी हथियार थे उनसे धमकाया। इसी बीच उनकी 34 वर्षीय पत्नी जाग गई, उसकी नींद खुल गई। बदमाशों ने दोनों को धमकाते हुए चिल्लाने पर उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने सभी जितने मेंबर्स थे एक एक करके उनसे मोबाइल पूछा और सारे मोबाइल छीन लिए। अलमारी की चाबी मांगी। ज्वेलर अलमारी की चाबी देने का विरोध कर रहा था और वो बदमाशों से भिड़ गया। इस पर एक बदमाश ने ज्वेलर से मारपीट शुरू की और ज़्यादा विरोध करने पर उसे चाकुओं से 9 वार कर दिए। बदमाशों ने दोनों के चाकुओं से वार किए गए उस ज्वेलर और उसकी पत्नी के हाथ पैर बांधे और दोनों बच्चों को बंधक बना लिया, उनको भी बांध दिया। फिर 2 बदमाशों ने पत्नी के पैर को खोलकर उसके साथ दोनों ने गैंग रेप किया। डकैतों ने महिला ने जो ज्वेलरी पहनी थी वो छीन ली। ज्वेलर्स ने 3 अंगूठी पहनी थी वो छीन ली, जिसमें एक डायमंड की, एक पुखराज की और एक पन्ना जड़ी हुई अंगूठियां थीं। गंभीर घायल ज्वेलर से ये उन्होंने अंगूठियां भी छीन ली सारी। अलमारी में रखे हुए लाखों रुपए और ज्वेलरी भी इन बदमाशों ने लूट लिए। बदमाशों ने महिला के पति को गंभीर हालत में ड्रेसिंग टेबल के पास पटक दिया। दोनों बच्चों को जिनके हाथ पैर बांध दिए थे उनको बेड पर लिटाकर ऊपर से चद्दर उड़ा दिया और उन्हें जान से मारने की धमकी देते रहे। और फिर उसके बाद जैसा मैंने बताया, उसकी ज्वेलर की पत्नी के साथ बार बार सभी ने गैंग रेप किया। बदमाश 2 घंटे तक जमकर उत्पात मचाते रहे और करीब 4:30 बजे पैदल ही भाग गए। बदमाशों के जाने के बाद महिला बड़ा हिम्मत करके ग्राउंड फ्लोर पर आई
तो वहाँ उसके ससुर बेडशीट में बंधे हुए थे। महिला ने किसी तरह से खुद को, उसके हाथ बंधे हुए थे, पैर उन लोगों ने खोल दिए थे। सबके हाथ पैर बांधने के बाद उसने पैर खोल दिए थे। तो महिला ने किसी तरह खुद के हाथ खोले। इसके बाद पति और ससुर के हाथ पैर खोले। बदहवास महिला पड़ोस में गई और उसने मोबाइल फ़ोन से अपनी मामी सास को वारदात की जानकारी दी, सूचना दी, जिसके बाद जयपुर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। डकैती की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जैसे ही प्राइमा फेसी वारदात और घर की हालत देखी, मौके का मुआयना किया, उनकी समझ में आ गया कि इसमें कई डकैत इस वारदात में शामिल होंगे। लिहाजा पूरे शहर की नाकेबंदी कराई गई। पूछताछ के दौरान महिला ने गैंगरेप की बात बताई। महिला की याददाश्त के अनुसार पुलिस ने सभी बदमाशों के स्केच भी तैयार कराए। पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ गैंगरेप, डकैती और हत्या के प्रयास सहित आईपीसी के विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करके जांच शुरू की। मेडिकल रिपोर्ट में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई। वारदात के तरीके को देखकर लग रहा था कि इस सनसनीखेज का वारदात को पूरी रेकी करने के बाद ही अंजाम दिया गया है। और वारदात करने के तरीके को देखकर पुलिस का मानना था कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई इस घटना में संभवतः क्रिमिनल ट्राइब्स का हाथ होना चाहिए। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी गठित की। उस जमाने में इस घटना को लेके पूरे शहर में, एक तो वो बड़े ज्वेलर थे, दूसरे उनके साथ जो बदसलूकी हुई थी उससे बड़ा आक्रोश था जनता में और पुलिस पर बहुत ज़्यादा दबाव था। इसीलिए इसके लिए एसआईटी गठित की जयपुर की पुलिस ने। घटनास्थल से पुलिस को फिंगरप्रिंट, डीएनए सैंपल और तमाम फॉरेंसिक सबूत मिल गए। आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई, लेकिन संदिग्धों की गतिविधि के बारे में कोई बहुत ज़्यादा सुराग नहीं मिला। एक जगह दो संदिग्ध से व्यक्ति दिखे, एक कैमरे में 3 दिखे, लेकिन घटनास्थल पर देखने से लग रहा था या बातचीत करने पे लग रहा था कि वो 5 से ज़्यादा थे। पुलिस को शक था उस समय इनिशियली कि ये मध्य प्रदेश के जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं वो सामान्य रूप से पहले भी इस घटना के पहले भी राजस्थान में उन लोगों ने इस तरह की वारदात की थी और कुछ पकड़े भी गए थे। उसी आधार पर पुलिस ने मध्य प्रदेश के तमाम क्रिमिनल ट्राइब गैंग्स जिनका पहले जयपुर और आसपास के ज़िलों में अपराध करने का इतिहास था या पकड़े गए थे, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। फिर दूसरी बात ये भी समझ में आई कि उस समय दिल्ली और आसपास में जो बांग्लादेशी गिरोह, बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी वहाँ पर अवैध रूप से जगह जगह खाली स्थानों पे अपने पन्नी और ये जो पॉलीथीन लगा के रह रहे थे, उनके द्वारा कई एक घटनाएं, खासकर ऐसी घटनाएं जिनमें बुजुर्ग दंपति अकेले रहते हों, बच्चे उनके बाहर गए हों और घर में किसी डोमेस्टिक एड के रूप में काम करने वाली इन बांग्लादेशी महिलाओं ने अपने गैंग के साथ दंपतियों का बहुत ही ब्रूटल मर्डर किया था और सारी संपत्तियां लूट कर चले गए थे। तो ये इसको भी ध्यान में रखकर बांग्लादेशी गिरोहों पर भी जयपुर पुलिस ने काम करना शुरू किया। उनके भी कुछ सुराग मिले, क्योंकि जयपुर में बहुत बड़ी संख्या में ये बांग्लादेशी जो अवैध नागरिक थे वो खाली प्लाटों पे, खाली ज़मीनों पे, नाले के किनारे, इन सब जगह प्रवास कर रहे थे। पुलिस को यही शक था कि इसमें मध्य प्रदेश के किसी गैंग या बांग्लादेशी जो अवैध प्रवासी हैं इनके किसी गैंग का हाथ हो सकता है। स्थानीय जो मुखबिर थे उनको भी एक्टिवेट किया गया और उनसे ये इनपुट मिला कि ये पहले अवैध रूप से भारत में आए होंगे। सामान्य रूप से ये बात बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों के लिए थी और इस प्रकार की घटनाओं में
पहले भी इस तरह के गैंग शामिल रहे थे, इसलिए उनकी जो वो कहते हैं उनकी तेज कर दी गई उनकी खोजबीन। मुखबिरी के आधार पर ऐसे गिरोहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके और इनके ऊपर निगाह रख के पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी सहारा लिया और वारदात की रात संबंधित मोबाइल टावर का डाटा खंगाला। पुलिस प्रदेश के बाहर के कॉल नंबरों की पड़ताल में जुट गई। इसके लिए एक अलग से विंग बनाई गई, सर्विलांस की एक अलग विंग बनाई गई जो मोबाइल के कॉल डिटेल और उनसे संबंधित विभिन्न राज्यों से मंगाई जाने वाली जो जानकारी है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक अलग से विंग बनाई गई। इस विंग ने वारदात के समय और सुबह 4 बजे तक के कॉल रिकॉर्ड्स की जानकारी जुटाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। वहीं एक टीम को जयपुर के आसपास के सभी टोल नाकों के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालने का काम दिया गया कि शायद शहर के बाहर या ज़िले के बाहर जाने वाले वाहनों में या आने जाने वाले व्यक्तियों में इनका कोई सुराग मिल सके। डकैत ज्वेलर परिवार से 4 मोबाइल छीन कर भागे थे। एक टीम ने इन मोबाइल्स को भी ट्रैक करना शुरू किया। इनमें से एक मोबाइल हीरापुर के पास मिला, दूसरे की लोकेशन सिरसी रोड और तीसरे की लोकेशन महापुर में आई। इसके बाद सभी मोबाइल बंद हो गए। जयपुर पुलिस का 5 राज्यों में सर्च अभियान शुरू हुआ, लेकिन उनको ज़्यादा शक जिन बांग्लादेशी अवैध नागरिक हैं उन पर ज़्यादा शक होने की वजह से और पूर्व में इस तरह की घटना दिल्ली में होने की वजह से जयपुर पुलिस ने दिल्ली में एक परमानेंट अपना ठिकाना बनाया और वहीं से रहकर वो इस तरह की सूचनाएं इकट्ठा करने लगे और उसकी तलाश में अलग अलग जगहों पर दिल्ली से ही टीमें भेजी जाने लगीं। वारदात के तरीके से पुलिस को अंदेशा था कि ये घटना दिल्ली या आसपास के रहने वाली बांग्लादेशी गैंग का भी हो सकता है। देखिए, जब पुलिस प्रयास करती है तो वो पहले तो अपने प्रदेश में ही इससे मिलती जुलती घटनाओं का डाटा इकट्ठा करती है। जो घटनाएं अनावरित हो गई हैं, जिनके बारे में पता लग गया है, जिनमें बदमाश पकड़े गए हैं, उनकी डिटेल इकट्ठा करती है। अगर तब भी कोई सुराग नहीं मिलता तो आसपास की, खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, इन सब जगहों पे इससे या इससे मिलती जुलती घटनाओं के डाटा इकट्ठा करने का काम एक टीम को दे दिया गया और ऐसी घटनाओं पर खास फोकस किया गया जिसमें लोग पकड़े गए हों या जिनका पहले अनावरण हुआ, और उस घटना पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया जिसमें मौके पर या घटना के तुरंत बाद ये इस तरह के बदमाश पकड़े गए हों। उनको शॉर्टलिस्ट करके एक एक करके उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। तो ये पता लगा कि इसके पहले भी ठीक ऐसी ही वारदात जयपुर और अजमेर में भी हो चुकी है। उसमें जो भी अपराधी पकड़े गए थे उनको फिर से ढूंढ के उनसे जांच पड़ताल करने का, उनसे पूछताछ करने का काम पुलिस ने शुरू किया। दूसरी बात जो इसमें आई कि इस तरह की घटनाओं में जो बांग्लादेशी पकड़े गए थे अलग अलग ज़िलों में, जयपुर के आसपास के, वो उनकी अदालतों में तारीखें पड़ती थीं। तो उन तारीखों में या तो उनको खुद आना होता था या वो अपने वकीलों के जरिए वहाँ पर हाजिर होते थे। तो ऐसी सभी जिनमें वो पकड़े गए थे, ऐसे सभी ऑनगोइंग ट्रायल पर चल रहे मुकदमों की भी एक सूची बनाई गई और उस सूची से कब उनकी नेक्स्ट तारीख है, ये बड़ा कॉमन मोडस ऑपरेंडी है। मैंने आपको कम से कम 3 ऐसी घटनाएं बताई थी जिसमें पुराने केसेस में जब वो वकील से मिलने या अदालत में पेशी के समय आए थे तो पहले से तय करके आते थे कि हम इस दिन पेशी में जाएंगे, और कोर्ट से निकलने के बाद लौटते समय इस तरह की फिर वारदात करके और फिर उसमें पैसा इकट्ठा करके तब वापस आएंगे। तो इस तरह की सूचना जब जयपुर पुलिस को मिली तो उन्होंने जितने मुकदमे उनकी आसपास पड़ने वाली तारीख और उस दिन यानी 19 सितंबर को 17, 18 या 19 को जो तारीखें पड़ी थीं और जिनमें इनमें से कोई भी आया था,
उसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा की। धीरे धीरे डाटा बैंक जयपुर पुलिस का बढ़ रहा था। जिनकी जिनकी जमानत हुई थी उनके रिकॉर्ड भी पुलिस ने खंगालने शुरू कर दिए। आखिरकार पुलिस को जो सबूत मिला वो चौंकाने वाला था। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि ये डकैतों का ये पूरा गिरोह बांग्लादेश से आकर जयपुर में वारदात को उसने अंजाम दिया ही नहीं, अंजाम दिया। इतना ही नहीं, वारदात के दिन इस गिरोह में शामिल सारे डकैत वापस बांग्लादेश भाग गए। तमाम कॉल रिकॉर्ड्स और इनसे और बाकी जो ऐसे बांग्लादेशियों के खिलाफ जो मुकदमे कायम हुए थे, ट्रायल पे चल रहे थे, ज़मानत हुई थी या उस दिन डेट पड़ी थी, इन सब से उनके वकीलों से जानकारी करके पुलिस को ये पता लगा कि ये बांग्लादेश से ही आए थे और घटना करने के बाद बांग्लादेश ही भाग गए। ये मैंने आज आपको पूरी घटना के बारे में सिर्फ पार्ट 1 में बताया। पार्ट 2 में यानी अगले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से पुलिस ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और कैसे इन्वेस्टिगेशन हुई, कहाँ कहाँ तक पुलिस को जाना पड़ा और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस उन लोगों तक पहुँची जिन लोगों ने ये वारदात की थी। ये बहुत ज़रूरी है सबको जानना कि कैसे आखिर पुलिस उन तक पहुंची और कैसे उनमें से कुछ, सब तो गिरफ्तार नहीं हुए लेकिन कुछ गिरफ्तार हो गए और ऐसी रिकवरीज हुई जो एविडेंस के रूप में बिल्कुल 100% पक्की रिकवरीज हैं। तो इसलिए अगले पार्ट में मैं आपको उस इन्वेस्टिगेशन की वो लीड और वो लीड जिससे हम पुलिस उन तक पहुंच पाई, इन सब के बारे में डिटेल में बताएंगे। देखिए, इस तरह की घटनाओं के बारे में ये मेरा मानना रहा है कि क्रिमिनल टाइप जो घटनाएं करते हैं वो बिल्कुल अलग तरह की होती हैं। जैसे वो कभी हाथ में कुछ पहले से लेके नहीं आते हैं, कोई डंडा या कोई असलहा या कोई चीज़ लेके नहीं आते हैं। वो रास्ते में डंडा तोड़ेंगे, रास्ते में कोई रॉड मिलेगा, कोई बड़ा पत्थर मिलेगा, रास्ते मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो बहुत अच्छी रैकी करते हैं कि पहले 3-4 दिन कोई सामान बेचने के बहाने, फ़ोटो बेचने के बहाने, पुराने बर्तन बेचने के बहाने, कबाड़ का सामान खरीदने के बहाने या फिर लेबर के रूप में पुताई या दूसरे फर्नीचर के काम करने के बहाने वो पहले अच्छी रैकी कर लेते हैं और तब उसके बाद टारगेट अपना फिक्स करते हैं। पुरानी जो घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में मैंने कम से कम ऐसी 10 घटनाओं के बारे में मैंने बताया है, बहुत ही जघन्य घटनाओं के बारे में बताया है। अब ट्रॉन के एक जो डिप्टी मैनेजर थे, उनका पूरा परिवार इन्होंने लखनऊ में ही पीजीआई के पास पूरा परिवार समाप्त कर दिया था। डॉक्टर दंपति थे यहाँ के बड़े फेमस लखनऊ में, गोमती नगर में, उनका भी पूरा परिवार इन्होंने समाप्त कर दिया था। इसी तरह बहुत ढेर सारी घटनाएं हैं जो क्रिमिनल ट्राइब्स ने की थी। तो मैंने जब इनका जिक्र किया तो इनकी मोडस ऑपरेंडी, इनके पॉकेट्स कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ ये किन देवताओं की पूजा करते हैं, किन रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, डकैती डालते समय कौन कौन सी हरकत करते हैं, इन सब के बारे में मैंने बहुत विस्तार से पहले ही बताया है। ये ज़्यादातर इन सब केसेस में रेलवे लाइन के किनारे बने हुए घरों को ये टारगेट करते हैं ताकि घटना करने के बाद ये रेलवे की पटरी के ऊपर तेज़ी से चलते हुए अगले स्टेशन तक पहुंचते हैं। फिर अगले स्टेशन से जो उनको पहली गाड़ी मिलती है उससे कहीं वारदात के शहर से 200-250 किलोमीटर, 300 या 500 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। फिर वहाँ से अपने ये ठिकानों को जाते हैं। ये इनका बड़ा सेट मोडस ऑपरेंडी है। और ऐसी घटनाएं जो क्रिमिनल ट्राइब्स करते हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत मुश्किल होती है क्योंकि पुलिस का जो ट्रेडिशनल तरीका है, अपराध के बाद लोकल जो बदमाश हैं उनके बारे में जानकारी करना, हिस्ट्री शीटर्स के बारे में जानकारी करना, ऐसी ही पुरानी घटनाओं में जो लोग शामिल रहे हैं उनसे बुला के पूछताछ करना, उनके साथ कड़ाई करना, उनके साथ सख्ती करना, ये ट्रेडिशनल पुलिसिंग का है। लेकिन ये कोई 800 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 400 किलोमीटर दूर से आता है। और मैंने आपको एक और घटना बताई थी जिसमें तमिलनाडु के एक विधायक को
यहाँ शाहजहाँपुर के बदमाशों ने वो अब गाड़ियाँ लेके चलते हैं, पूरा का पूरा उसमें कुनबा बैठ जाता है, खाने पीने का सामान रखते हैं और फिर सड़क के किनारे या रेलवे लाइन के किनारे किसी घर को टारगेट करते हैं, फिर वहाँ पर इस तरह की वारदात करते हैं। बहुत मुश्किल होती है इस अपराध की इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही मुश्किल होती है कि कैसे कोई आया होगा। तमाम चीज़ें हैं उसकी, जैसे एक तो ये है कि क्या किसी रेलवे स्टेशन से 6, 7 या 8 बंच में कोई रेलवे का टिकट लिया गया है। दूसरा ये होती है कि जब वो उस इलाके में आए हुए थे तो उस समय कौन सी गाड़ी किस स्टेशन से गुजरी थी। तीसरा ये है कि उसी ज़िले के 4-5 रेलवे स्टेशन के बाद किसी रेलवे लाइन के किनारे कोई इन क्रिमिनल ट्राइब्स की कोई बस्ती तो नहीं बसी हुई है जहाँ पर वो लोहे को पीटने का सामान, लोहे को पीट कर ये सामान, चाकू, छुरी, हंसिया ये सब बनाते हैं और उनके साथ एक बैलगाड़ी सी होती है। तमाम ट्राइबल महिलाएं साथ में होती हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन पुरुष आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। दिन भर वो रेकी करते हैं और शाम को इस तरह की वारदात करते हैं। वारदात में हमेशा सिर पर वार करते हैं, भारी चीज़ से। घर के भीतर घुसने पर अगर उन्हें कोई रॉड मिल गई, घर के भीतर घुसने पर अगर उन्हें कोई भारी पत्थर मिल गया, और बाहर से आते समय वो अपने साथ डंडे तोड़ के ले आते हैं। जो भी डंडा उनको मिल गया, पड़ा मिल गया, या आसपास अगर कहीं बांस की कोई दुकान है वहाँ कुछ मिल गया तो छोटे छोटे टुकड़े उसको ले आते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं कि ये घुसते हैं, सर पे वार करते हैं। जब थोड़ा इनको लगता है कि नहीं अब ठीक हो गया है तो फ्रिज में से या रसोई से खाना निकाल कर ज़रूर खाते हैं। ये टोटके हैं इनके, खाना निकाल कर ज़रूर खाएंगे। और दूसरा, घर में जाने से पहले मल त्याग करेंगे। कम से कम 2 या 3 लोग उस घर में मल त्याग करते हैं। ये महिला या लड़कियों के साथ हर हाल में बलात्कार करते हैं। मतलब जालिमों की या जो वहशियाना हरकत है उसकी हर श्रेणी को पार कर जाते हैं। लेकिन एक बात और है, ये 5 साल या 5 साल से छोटी बच्चियों को नहीं छूते हैं। उनका ये मानना है कि इसमें देवी का वास होता है। रानू टंडन, डॉक्टर रानू टंडन और उनके पत्नी की जो यहाँ हत्या हुई थी लखनऊ में, उसमें उनकी बच्ची उस समय 4 साल की थी, उसको छोड़ दिया था। दोनों पति पत्नी को मार दिया था। बाद में वो बेचारी, उसके बुआ ने उसे पाला पोसा और वो अपने माता पिता की तरह ही डॉक्टर बन गई है। अब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं बाहर यूएस में परसू कर रही है। वो 4 साल की थी इसलिए उसे छोड़ दिया। तमाम इंटरोगेशन में हमने इन लोगों को, ये दशहरे के समय वापस जाते हैं, ये दिवाली से पहले वापस जाते हैं, दशहरे के पहले निकल जाते हैं। वहाँ इनके कुनबे में कौन कितना माल लाया है उसके हिसाब से उसकी ऊंचाई नापी जाती है और फिर इसी आधार पे उनकी शादियां होती हैं। बहुत ढेर सारी इस तरह की बातें मैंने अलग अलग घटनाओं के सिलसिले में बताई थी। और मैं अपने सुधी श्रोताओं से ये अनुरोध करूँगा कि मुझे ऑफ एंड उन पार्ट्स के बारे में, उन एपिसोड्स के बारे में पता नहीं है कि किन किन एपिसोड्स में मैंने इस तरह के क्रिमिनल ट्राइब्स, उनके काम करने के तरीके, उनके जो ये टोटके हैं, उनके जो ये उनकी जो बातें हैं, इनके बारे में बहुत विस्तार से बताया है। अगर हमारे सुधी श्रोताओं में बहुत से ऐसे लोग हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा संख्या है जिनकी जो वो एपिसोड 1 से लेके और आज तक सब उन लोगों ने सुन रखा है और उसका कुछ उनको जानकारी भी उनको रहती है, तो अगर आप कृपा करेंगे तो कल जब मैं इसका पार्ट 2 बताऊंगा तो उन सभी एपिसोड्स के लिंक ज़रूर शेयर करूंगा। क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब मैंने ये सुरेश रैना के बुआ या फूफा के घर में क्रिमिनल ट्राइब्स ने ये अटैक किया था, तो उसके पहले, उससे करीब 1 महीने पहले क्रिमिनल ट्राइब्स पर मैंने 3-4 एपिसोड बनाए थे। वहाँ की पुलिस ने उसे देखा, एसएसपी ने मुझसे संपर्क किया और फिर सारी डिटेल हमने उनको दी थी और बाद में ये कन्नौज में पकड़े गए थे। आप सुरेश रैना के फूफा के घर, उनके फूफा की हत्या हुई थी, डकैती हुई थी, उसकी डिटेल्स अगर नेट पर देखेंगे तो ये फिर उसी आधार पर कहाँ कहाँ इनके पॉकेट्स हैं, उसी आधार पर पंजाब की पुलिस ने कन्नौज से इन अपराधियों को गिरफ्तार किया था। ऐसी कई एक घटनाएं मैंने कई एपिसोड्स में बताई हैं। तो सुधी श्रोताओं से ये अनुरोध है, उनको जो भी याद हो
जो भी एपिसोड नंबर इस तरह की घटनाओं का वो बता देंगे, तो मैं संकलित करके उन सब के लिंक अगले एपिसोड में, जब मैं जयपुर की इस घटना का अगला एपिसोड जिसमें विवेचना से कैसे हम उन तक पहुंच पाए इसका जिक्र करूंगा, तो उन पुरानी घटनाओं के बारे में भी बताऊंगा, लिंक शेयर करूंगा, ताकि हमारे सुधी श्रोता इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकें। एक बात और भी है कि ये जो सीज़न है गर्मी का, मई जून और इसके बाद जैसे ही बरसात होगी जुलाई अगस्त, सबसे अधिक वारदात क्रिमिनल ट्राइब्स की जुलाई अगस्त के समय में होती है, क्योंकि उस समय पानी बरस चुका होता है, लोग बाहर नहीं सोते हैं, भीतर सोना शुरू कर देते हैं पानी की वजह से। उसी समय ये रैकी करते हैं और फिर रात में वारदात करते हैं। एक घटना और मैं बताऊं, किसी एक एपिसोड के बाद सूरत में हमारे किसी सुधी श्रोता ने इस तरह से रैकी करने वाले जो तमाम चीज़ें बेचते हैं लेकिन वो नोन नहीं होते हैं, गांव या मोहल्ला जब ये कहने लगे कि नहीं साहब इनको हमने पहले कभी नहीं देखा है, तो हमारे उस सुधी श्रोता ने पास के थाने में संपर्क करके उन्हें थाने तक पहुंचा दिया था और पूरा गैंग पकड़ा गया था जो इस तरह की वारदातें करता था और पहले भी कई जगह कर चुका था। इसलिए कृपा करके ये एपिसोड नंबर बता दें और हमारे अगले एपिसोड में इन्वेस्टिगेशन से कैसे अपराधियों तक पहुंचा गया उसको ज़रूर सुनें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।